तो बेटा अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमी। देखो बेटा किसी भी इकोनॉमी के फाइनेंशियल सेक्टर को ना 4 पार्ट में बांटा जाता है। दिस विल आल्सो हेल्प इन योर बिजनेस स्टडीज, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स में आएगा। किसी भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल किसको कहते हैं, जो पैसे में अवेलेबल होता है। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, व्हिच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज बाय डिलीवरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आएगा। लास्ट में सर्विसेज लिखा हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which provide financial services by delivering financial products। तो एक कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर फाइनेंशियल गुड्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि सिक्योरिटीज होती हैं, लोन लेना देना, पैसे लेना देना, किस फॉर्म में लेना, सिक्योरिटीज की फॉर्म में लेना देना, ठीक है। उस सिक्योरिटीज को काम करने के लिए सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंस्टीट्यूशंस रूल्स बनाएंगे, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट्स एंड फॉर द सर्विसेज, ये कंबाइन होकर सर्व करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि पीपल इन द नीड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी एंड पीपल हु हैव डेफिसिट मनी, देयर इज अ गैप इन दैट। हमेशा लाइफ में, आप भी पूरी अपनी लाइफ में, मैं भी, हर बंदा अपनी लाइफ में कभी ऐसी स्टेज पे आएगा जो फाइनेंशियल डेफिशिएंसी में होगा, तो कभी ऐसी स्टेज पे जाएगा जो फाइनेंशियल सरप्लस में होगा। तो उस टाइम पे एक सिस्टम ऐसा हो कि वो अपने सरप्लस को यूटिलाइज कर सके अपने डेफिनेट टाइम को करने के लिए। हम सेविंग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं बेटा, हमने पैसे थोड़ा खाने हैं, हमने गुड्स खाने हैं ना, तो हम अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट से अपने, जब फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं कर सकते, इनकम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई अदर फैक्टर्स है या एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उस टाइम को हम मैनेज कर सकें, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, नंबर 1 बैंकिंग एंड एनबीएफसीज। एनबीएफसी क्या होता है, यानी जिनको लाइसेंस नहीं है बैंक चलाने का, जिनको लोगों से डिपॉजिट नहीं ले सकते लेकिन बाकी सारे काम लेंड कर सकते हैं लेकिन उनसे डिपॉजिट। तो अब जो प्रॉब्लम एनबीएफसी को आती थी, आज से 5-10 साल बाद बैंकों को भी आई, क्योंकि मैंने उसमें क्या बताया, डिपॉजिट रेशियो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एनबीएफसी बेचारों के लिए टफ क्या था कि पैसा मिलना नहीं है, देना है। पैसा कहाँ से ले रहे थे वो, इन्वेस्टर से ले रहे थे, सस्ते में कहीं से इंटरेस्ट पे बोरो किया 4% से, किसी को 8% पे दे दिया, वो अपना स्प्रेड क्रिएट कर रहे थे। बैंकों के बाद क्या अवेलेबिलिटी, लोग खुद आते थे पैसे जमा कराने ट्रस्ट के नाम पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में बैंक्स को भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव मींस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए अब प्रॉब्लम पता है कि गलती क्या होगी बैंकों से, मैं आपको बताता हूँ। अब जितने भी बैंक्स है ना, कुछ बैंकों ने तो टाइमली कर लिया, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मींस क्रिएट कर लिए, एएमसीज क्रिएट कर लिया, एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, आईसीआईसी डायरेक्ट, आईसीआईसी सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा, उनके एएमसी के पास चला जाएगा, वो एएमसी के पास पैसा जाएगा तो उसमें से कुछ पैसा कमा लेंगे। बट बैंक में क्या था, वो सारा पैसा बैंक के पास रहता था। अब उसमें एएमसी में एक सर्विस देंगे कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट पैसा होना क्या है, वो जाना है कंपनीज के पास। कहाँ जाना है, आईपीओ निकलेगा, पैसे किसके पास जाएंगे, कंपनी के पास। उसकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होगी, पैसा किसके पास जाएगा, कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में। पैसा कहाँ घूमता है स्टॉक मार्केट में, इश्यूअर ऑफ द शेयर्स एंड द बायर्स ऑफ द शेयर्स। वो इश्यूअर बाद में सेलर बन जाता है, तो आइदर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर घूमता है पैसा, या कंपनी टू इन्वेस्टर घूमता है। इंटरमीडिएटर से सर्विसेज से पैसे कमाते। तो पहले वो सारा पैसा कहाँ पड़ा रहता था, बैंक के पास, तो लैंडिंग मनी अवेलेबल है। तो इसका मतलब कंपनीज विल गेट मोर पावरफुल, इन्वेस्टर विल गेट मोर पावरफुल, ठीक है ना। इसलिए बैंक्स को, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, ये तो आजकल हॉट टॉपिक है, आज से 5-10 साल पहले हमें समझाना पड़ता था, आजकल पता ही है सबको, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, सिक्योरिटीज को लेके बहुत चेंजेस आए। अगर ना चेंजेस आए होते, सेबी ना बना होता, मार्केट अच्छी रेगुलेट ना होती, एनएसई का बना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में सेबी बना बेटा, एनएसई का बना है 1994 में कब बना है। तो ये एलपीजी की देन है। एलपीजी के कारण एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की किसी को नीड लगी कि जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मार्केट,
रेगुलेटर्स हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम बायसनेस हो, दैट्स व्हाई उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक हुई बात? ठीक है, चलो एनएससी ऑनलाइन था, पहले दिन से ऑनलाइन बना। फिजिकल ऑफिस है लेकिन वो बैकलॉग के काम के लिए, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं उनके फिजिकल होते थे। 94 से पहले सारे ट्रेड स्टॉक मार्केट के फिजिकल होते थे। सर जैसे फिजिकल में स्पेकुलेशन वगैरह का, जैसे कमरा होता था, एक हॉल होता था, वहाँ पे सारे बायर्स एंड सेलर्स पहुंच जाते थे, वो बिडिंग करते थे, ऑप्शन होते थे, ऐसे होता था एक्चुअल में। लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज वाज द नियरेस्ट वन। लुधियाना में आज भी उसकी बिल्डिंग है, वहाँ पे बड़ा सा हॉल होता है, जिसको टाउन हॉल टाइप कहते हैं, साथ में ऑफिस होते थे। तो एक पर्सन जिसके पास शेयर्स होते थे, सर्टिफिकेट होते थे, पहुंचता था, वो एक ब्रोकर के थ्रू टेबल्स लगे होते थे, उनके साथ बैठ के अपने शेयर्स बाय एंड सेल करवाता था, और बाद में उसकी शाम को सेटलमेंट का प्रोसीजर करवाता था। तो एक ऑनलाइन प्रोसीजर आने के बाद बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, ठीक है ना। पहले बहुत हज़ार्डियस और डिफिकल्ट था। चलो अब आओ, बिफोर लिबरलाइजेशन आरबीआई एक्टेड एज अ रेगुलेटरी बॉडी, विद द लिबरलाइजेशन देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ आरबीआई बीइंग फैसिलिटेटर। अंडरलाइन कर दो, 1991 से पहले आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी था, बाद में कौन सी बन गई? फैसिलिटेटर अलोंग विद रेगुलेशन। रेगुलेटर और रेगुलेशन में क्या फर्क होता है? रेगुलेटर वो होता है जो हर चीज बताता है, रेगुलेशन ये होती है जहां गड़बड़ हुई तो वहां पे रोका है। उसमें डिक्टेटरशिप थी, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें जो बोला करना पड़ेगा, इसमें आरबीआई भी रूल्स बताएगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ फैसिलिटेटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई अलाउज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, ठीक है, जिससे कमर्शियल बैंक को फ्रीडम मिला टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। हर बैंक कितना इंटरेस्ट देगा वो तब डिसाइड हो पाया, पहले नहीं हो पाया। तो इसका मतलब बिफोर 1991 किस बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ये भी डिसाइड नहीं था। और आपको पता है ये एलपीजी में कह तो दिया कि बैंक फ्री होंगे, इसके बाद बैंकिंग सेक्टर को चेंज करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी का नाम था नरसिम्हा कमेटी। उस कमेटी ने बैठ के बैंकिंग के लूपहोल्स ढूंढे, उसने काफी सारी रिकमेंडेशन थी, जैसे कि एसएलआर बनाओ, एसएलआर कितना होना चाहिए। आज हम पढ़ते हैं एसएलआर जी इतने परसेंट से इतने परसेंट होना चाहिए, 15% से 40% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी ज्यादा लेंडिंग के इस टाइम पे है, इसलिए वो एसएलआर 19-20% चल रहा है, बॉटम के पास आया हुआ है। सीएलआर 10% तक होना चाहिए, 2% से लेकर वो भी 4% पे आया हुआ है। जब इकोनॉमी लेंडिंग के एस्पेक्ट पे नहीं होगी तो वो हायर रेंज पे चला जाएगा। तो आदमी को लगेगा कि लोन से सारे डिफॉल्ट ही होते हैं, तो लोन देना बंद करवाओ इकोनॉमी में इट काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज समटाइम्स। तो वहाँ पे वो एसएलआर बढ़ जाएंगे, सीआरआर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। फिर नरसिम्हा कमेटी है, उसने लैंडिंग को लेके काफी सारे रूल्स एंड नॉर्म्स दिए, और उसके बाद भी काफी साल तक हर बैंक में सेम इंटरेस्ट रेट मिलता था। ये पीछे अभी कुछ साल पहले 2015 या 13 में हुआ है कि हर प्राइवेट बैंक को और पब्लिक बैंक को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि वो अपने सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट देंगे, एफडी पे कितना देंगे। आरबीआई से रेंज देगी या आरबीआई बैंक का रेट देगी, उसके अकॉर्डिंग वो स्टिपुलेट करेगा। आज ऐसा भी है कि किसी सेविंग अकाउंट में किसी बैंक में सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और किसी बैंक में 6% मिल रहा है। सिक्योरिटी ट्रस्ट है, वो पुराना ब्रांड है तो हमें उस पर ट्रस्ट है, हमें लगता है वो सिक्योर्ड, हमें लगता है वो सिक्योर्ड। इकोनॉमिक फेलियर आएगा तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा वो उसके फंडामेंटल्स पे ऑब्वियसली सिक्योर्ड है। जैसे एसबीआई है, वो 2.5% इंटरेस्ट देता है, 3% इंटरेस्ट देता है, क्योंकि उसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। एक रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, रेटिंग एजेंसी होती है कि आपको जैसे मूवी के क्रिटिक्स नहीं होते कि 10 में इतना नंबर मिले मूवी को, ऐसे वो अपने बैंक्स को रेटिंग्स देते हैं। उन्होंने इंडिया के 2 बैंक्स को नेवर टू फेल कैटेगरी में डाला है। नेवर टू फेल कैटेगरी में ये तभी फेल होंगे जब देश तबाह होगा या दुनिया तबाह होगी, मतलब सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग, उसमें एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को डालना है। उसका मतलब क्यों? क्योंकि उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसीज बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी गुड है, ठीक है ना। कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं बाकी नहीं होंगे। आईसीआईसी ने ज्यादा ग्रोथ कर ली थी, एक लेमन ब्रदर के क्राइसिस आए थे, 2008 में आए थे। उस लेमन ब्रदर के अंदर हमारे आईसीआईसी बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और आईसीआईसी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। आईसीआईसी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, तो आरबीआई ने उस टाइम पे उसको बचाया था लोन देकर। और उस दिन के बाद 1991 में हमने लिबरल पॉलिसीज कर दी,
सब बैंकों का जैसे मर्जी करो, लेकिन अगर एक बैंक डूब जाता तो पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाता। तो 2004 और 2008 के बाद थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दोबारा से बढ़ी है, ठीक है ना, कि बैंक 100% अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, क्योंकि दे हैव अ पब्लिक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एज दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, सो गोज विद द सैलरी। जहां जहां पे आप पब्लिक से पैसा लोगे वहां पे गवर्नमेंट ने थोड़ी इंटरवेंशन रख ली है। ऐसा ना हो कि लोग अच्छी फैंसी पिक्चर दिखा के लोगों का पैसा ले लें और बाद में उनको देना। तो कंसिडरिंग दैट कुछ चीजें बाद में 2005-10 के बाद चेंज भी हुई है, ठीक है। नोट, आफ्टर लिबरलाइजेशन एफआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 74% इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है बेटा। एक ना वेबसाइट है, ठीक है, अभी हम 5 दिन दिखा देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को लेके एक वेबसाइट है, वहां पे लिखा हुआ है किस सेक्टर में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मैंने अपने सामने इनको ऐसा देखा कि पहले सेक्टर में 10% अलाउड था, फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है 90 लिबरलाइजेशन के बाद सिर्फ 5% ओपन हुआ था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फिर उसके बाद 24% ओपन हुआ। वोडाफोन आ गया इंडिया में, एयरटेल का कंपटीशन आ गया, ठीक है ना। वोडाफोन वाज नॉट एन इंडियन ब्रांड, हच आया था बेसिकली, उसका ओरिजिनल नाम क्या था, 97 में आया था हच, मलेशिया कंपनी थी, ठीक है। वोडाफोन यूके कंपनी थी, फिर वो 51% तक गया। तो आज टेलीकॉम सेक्टर 100% अलाउड है, जितना मर्जी पैसा फॉरेन वाली कंपनी आके यहाँ पे डाल सकती है, ठीक है ना। तो हर सेक्टर में एक सेक्टोरियल लिमिट है कि कितना पैसा लगा सकते हो। तो बैंकिंग के अंदर ये लिमिट है। एफआईआईज इंक्लूड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट, मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, पेंशन फंड्स, बेटा पीपीएफ अकाउंट प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, उसके अंदर भी अब अलाउ करती है कि फॉरेन प्लेयर्स आके भी अपने फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। Banks which fulfill certain conditions for setting up a new branches by nationalizing their existing branch network, मतलब कोई नई ब्रांच खुलेगी जिनके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, वो उस लाइसेंस के अंदर नई ब्रांच खोल सकते हैं। और बैंक का लाइसेंस लेना इंडिया में सबसे मुश्किल है। लिकर का उससे इजी, लिकर का लाइसेंस आप जाओगे, पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने जाओगे, फिर मिल जाएगा, वेटिंग पीरियड है उसमें, साल 2 साल 5 साल, नंबर ऑफ कोटाज है कि इतने लाइसेंस देते हैं। बैंक में नहीं लिकर में और उसमें पेट्रोल पंप में कोटाज होते हैं कि इतना हमने देना है, तो कोटा में जब स्पेस बनी आपको मिल जाएगा। बैंकिंग में तो कोटे में स्पेस बहुत ज्यादा है, इस टाइम पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, फिर भी लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि उसके नॉर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ट्राई किया कि हम अपने बैंक से खोल लें, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू। वो इसीलिए क्योंकि बिजनेसमैन अगर अपना बैंक खोल लेगा तो पब्लिक के पैसे से अपनी कंपनी में जो मर्जी करता रहेगा, कल को कहेगा बिजनेस खत्म हो गया। ये बहुत थिन बाउंड्री है कि पब्लिक का पैसा लोन किसको देना है। कहने को लगता है डिफिकल्ट है, बैंक का मैनेजर के नाम पे अगर एनपीओ हो जाए अकाउंट में, क्या हो जाए, एनपीओ हो जाए, तो उस बैंक मैनेजर की जॉब के ऊपर एक रेड डॉट लग जाता है। आजकल जॉब्स इतनी इजी नहीं है बैंकों में, अगर एक मैनेजर की पूरी प्रोफाइल करियर में 3 डॉट्स लग गए तो उसकी जॉब खत्म हो जाती है आजकल। तो इसके मतलब जॉब्स को बहुत ज्यादा कॉशियस होकर करना पड़ता है, यू कैन नॉट डू अनड्यू फेवर्स, ठीक है। चलो उसके बाद आफ्टर दीज रिफॉर्म इंडिया हैज शोन मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एंड इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बेटा एक डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताया हुआ है मैंने इसके अंदर, ठीक है।